ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। ठीक है सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार कुणाल जी। ठीक है, तो कार्यक्रम शुरू करते हैं, फिर हम लोग फिर आराम से गपशप करते रहेंगे। एक आप लोगों से आवाज नहीं है रिक्वेस्ट, भैया। जब आप आपके बैकग्राउंड में कुछ आप कोई आवाज हो या फिर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो अपना माइक ऑफ रखने की कोशिश करें। समय काफी निकल चुका है, 15 मिनट हम लोग ऑलरेडी लगभग देर हो चुके हैं, इसीलिए हमें लगता है कि अब कार्यक्रम शुरू कर हेलो। देना चाहिए। तो आज हमारे सारे हेलो। गेस्ट लगभग आ चुके हैं। तो आई कैन गवर्न की तरफ से तिलक का आप सभी को मेरा आप सभी को स्वागत है। आज आई कैन गवर्न के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि आई कैन गवर्न एक स्वतंत्र समूह है जो स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए मूलभूत नीतिगत समस्याओं का अस्थायी हल तलाशने की कोशिश करता है। यानी लोकल गवर्नेंस से जुड़े हुए जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे हम फोकस करते हैं। आई कैन गवर्न में हम ऐसे संगठनों, संस्थानों और लोगों को साथ लाने की कोशिश करते हैं जो समस्या की जगह समाधान ढूंढने में रुचि रखते हैं। हमारा लक्ष्य सरकार से परे समाज को अपने दायित्व का बोध कराना है और हम ऐसे प्रयासों को साथ लाना चाहते हैं जो देश, समाज और वातावरण के साथ समावेशी और समेकित विकास यानी इंक्लूसिव और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की दिशा में किए जा रहे हैं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है ये आई कैन गवर्न इनसाइट्स सीरीज की 8वीं कड़ी का हिस्सा है। एग्रीकल्चर गवर्नेंस इन बिहार, यानी बिहार में कृषि प्रशासन और उसकी अवसर और चुनौतियों पे हम चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं कोरोना के इस दौर में अभी जबकि अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्र, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर तो अच्छा कर रहा है, चाहे वो टूरिज्म हो, सभी क्षेत्र में एग्रीकल्चर को छोड़ करके नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन इस दौर में भी कृषि क्षेत्र एक बार फिर से रामबाण बन के खड़ा हुआ है और सामान्य स्थिति में भी अगर कोरोना ना भी हो फिर भी ये रामबाण की भूमिका रहती है कृषि क्षेत्र की, चूंकि देश के लगभग 60% लोग कृषि क्षेत्र पे निर्भर हैं। अर्थव्यवस्था में लगभग 15% इसका योगदान है। वैसे इस सब के बावजूद कृषि में बहुत सारी समस्याएं भी हैं। उपज की समस्या है, उपज कम हो रही, क्रॉप फेलियर की समस्या है, एग्रीकल्चरल में अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस के इश्यूज हैं। कहीं सिंचाई ज्यादा होती है, कहीं पानी का ओवर सप्लाई है, कहीं सूखा पड़ रहा है, क्रॉप रोटेशंस के इशू हैं, फर्टिलाइजर में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के ओवर यूज और जैसे तमाम इशू हैं। कुणाल जी, ये बार बार हेलो हेलो आ रहा है, आप उनको थोड़ा सा म्यूट कर सकें तो बेहतर है। तो ये मुद्दा है। देश के स्तर पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 2024 तक वो किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं देश में आज की तारीख में लगभग 28 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, खेती से जुड़े हुए लोग। और खेती से जुड़े हुए लोगों के आत्महत्या का जो अगर आंकड़ा, कुल आत्महत्या के आंकड़ों से अगर तुलना करें तो लगभग 7.5% कृषि से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हैं। हमारा विषय कहीं ना कहीं आज बिहार का है। तो अगर बिहार की बात करें तो 60% जो बिहार का क्षेत्रफल है उसमें नेट सोन एरिया जो खेती होती है वहां पे ये देश के औसत 40-42% से काफी ज्यादा है। बिहार में वैसे अगर पिछले 15 सालों की बात करें तो कृषि पर निर्भरता ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम ग्रामीण घरों की कम हुई है। 2004-05 के आसपास लगभग 75% परिवार खेती पर निर्भर थे। आज की तारीख में ये 50% पे है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जीआई टैग का मुद्दा है और भी कई अनेकों मुद्दे हैं। तो इस पे हम चाहेंगे कि आज हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं और हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो इस पे और ज्यादा से ज्यादा बोलें। तो मैं अपने गेस्टों का थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। हमारे साथ कपिल देव झा जी हैं। कपिल देव झा एक वरिष्ठ किसान नेता हैं, मधुबनी दरभंगा किसान एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। पूर्व में ये पुंज लॉयड में काम करते थे और पिछले 15-20 सालों में इन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री और औषधीय पौधों की और अन्य अनेक तरह के प्रयोग किए हैं। अगर हम इन्हें सीरियल एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने पिछले 2010 के बाद पिछले 10 सालों में बिहार सरकार के हरियाली मिशन के तहत लगभग 15 से 20 लाख पौधे उन्होंने लगवाने का काम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरे हमारे
बहुत ही सम्मानित अतिथि आज के डॉक्टर शिवधर मिश्रा जी हैं। डॉक्टर धर एक बहुत ही प्रसिद्ध एग्रोनॉमिस्ट हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। इनका जो एक्सपर्टीज है वो क्रॉपिंग सिस्टम में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन, व्हीट एग्रोनॉमी, फॉरेज क्रॉप मैनेजमेंट जैसे तमाम विषयों पे है। इन्होंने गेहूं की 3 वैरायटी जिसमें पूसा बसंत और पूसा बहार शामिल है, उसकी टीम में ये विकास करने में शामिल थे। 100 से अधिक रिसर्च पेपर, दर्जनों बुक चैप्टर्स और अनेक और लगभग 4-5 किताब इन्होंने लिखे हैं। 2012 में इन्हें कॉमनवेल्थ एकेडमिक स्टाफ फेलोशिप भी मिली थी और वर्तमान में डॉक्टर धर ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के एग्रोनॉमी डिवीजन में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। हमारे तीसरे आज के स्पीकर हैं डॉक्टर मधुप्रिया। डॉक्टर मधुप्रिया वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित की गई थी 2012 में। इनका काम सीसम यानी तिल के फिलोडी डिजीज कहते हैं, जो कि तिल में कहिए कि एबनॉर्मल जो फ्लावर का डेवलपमेंट होता है उससे जुड़ा हुआ इनका काम रहा है। इसके अलावा इन्होंने तिल के अलावा शुगर केन और भी सजावटी और औषधीय पौधों पे इनका रिसर्च है। पूर्व में ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर रिसर्च फेलो रही हैं और उससे पूर्व वहाँ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी रही हैं। इंडियन बायोलॉजिकल सोसाइटी 2011-12 के बीच इस सोसाइटी की एडिटोरियल मैनेजर भी रही हैं। आज हम इन तीनों हमारे विशिष्ट अतिथियों का एक बार मैं फिर से स्वागत करना चाहूँगा। डॉक्टर धर, डॉक्टर मधुप्रिया और कपिल देव झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ बातचीत करने के लिए मैं स्वयं हूँ और इसके अलावा हमारे साथ फखरुद्दीन अंसारी साहब हैं जो हमारे ग्रुप के काफ़ी सक्रिय मेंबर हैं। अंसारी जी देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं। JNU से इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से BA MA फ्रेंच में पढ़ाई की। उससे पहले इन्होंने टेक्निकल कंप्यूटर साइंस इत्यादि की भी पढ़ाई की है और ये सब पढ़ाई लिखा करने के बाद अच्छा खासा इनके पास फ्रेंच लैंग्वेज इत्यादि में करियर का ऑप्शन था, लेकिन ये छोड़ करके इन्होंने खेती को अपना पेशा बनाया और पिछले 3 सालों से ये पुणे में एग्रीसोल नामक कंपनी में प्रोप्राइटरशिप में है और ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों के साथ मिलकर काम करते हैं और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का इनका बिजनेस है। पूर्व में ये जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में इको क्लब के भी प्रेसिडेंट रहे हैं और इनका इस सब कामों में, खेती में खास करके बहुत ही पैशनेट इंटरेस्ट है। वो हमारा साथ देंगे। इसके अलावा आज हमारे स्पेशल इनवाइटी हैं एक विशाल सिंह गहरवार जी। विशाल सिंह गहरवार जी मलिहाबाद, लखनऊ से हैं और ये आम की खेती करते हैं। आम का अच्छा खासा खेती है इनका और साथ में ये मलिहाबाद मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। तो आप सभी गेस्टों का और सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सबसे पहले एक बार फखरुद्दीन अंसारी साहब को कुछ शुरुआती टिप्पणी देने के लिए बुलाना चाहूंगा और उसके बाद हम लोग अपने गेस्ट के पास चलेंगे। माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। गुड इवनिंग आप सभी को मेरे तरफ से, सभी पैनलिस्ट को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। जैसा कि तिलक सर ने बताया कि जो एग्रीकल्चर गवर्नेंस और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में खासकर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हमारी आज बातचीत होगी। तो जो सबसे पहले मेरे को जो एग्रीकल्चर कृषि में जो चैलेंजेस की बात अगर करते हैं तो जो मेरे को समझ आती है वो कृषि के क्षेत्र में आज के भी दौर में कृषि क्षेत्र को एक सामाजिक और आर्थिक तौर पे निम्न दर्जा माना जाता है और इसकी वजह से जो कृषि में जो रुझान है, जो यंगस्टर्स हैं, उनका अभी भी जो पार्टिसिपेशन है, जहाँ तक मेरे को समझ है, वो अभी भी बहुत कम है। मेरे 5 साल की कठिन मेहनत के बाद आज मैं जो भी कृषि क्षेत्र में कर पाया है उससे मेरे को बहुत संतुष्टि है और मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को आगे एक उगता हुआ सूरज दिखता है और मेरे को पता है कि मैं बहुत कुछ कर सकूंगा कृषि क्षेत्र में। आप सभी पैनलिस्ट से एक ये मेरा सवाल रहेगा कि जो ये विचारधारा है
कृषि क्षेत्र को और कृषि में काम करने वाले को एक निम्न नजरिए से इस क्षेत्र को देखा जाता है। हम किस गवर्नेंस के थ्रू इस चीज को सामाजिक तौर से इसको हटाया जाए, समाज में यंगस्टर्स को लाया जाए, एजुकेटेड लोगों को लाया जाए। इससे सवाल इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल है। अभी के बारे में खास पूरी दुनिया में, अपने देश में भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। वो हाइड्रोपोनिक की बात हो, ये एक्वापोनिक की बात हो, एरोपोनिक की, पर्माकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल फार्मिंग, जो इसमें अपने को जो यंगस्टर्स है उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और कितने क्या क्या चैलेंजेस है, उसके बारे में आप सभी पैनलिस्ट से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अपनी राय रखें। और जो आज के श्रोता हैं, जो हमारे लिसनर्स है, फॉलोअर्स है, उनको एक सुझाव, एक उनको कृषि से जुड़ने का क्या क्या मौका है, उसमें आप सभी का राय की जरूरत रहेगी। जो तीसरा है, मेरा इससे मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। लोकल लेवल पे अपना एक लोकल फूड कल्चर और फेस्टिवल की बात होती है। तो जहाँ तक मैं कुछ यूरोपियन यूनियन कंट्री से मैंने कुछ चीजें सीखी और वहाँ से कुछ चीजें ले आया, वो ये है कि फ्रांस के अंदर एक लहसुन लोथ्रेक एक जगह छोटा सा, वहाँ पे लहसुन उगाया जाता है। दीजों का सरसों फेमस है, रियूनियन का मसूर फेमस है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दरभंगा का मखाना क्यों नहीं, वहाँ पे लोग लेवल पे कल्चरल और फेस्टिविटी का इस हो पा रहा है। मुजफ्फरपुर की जो लीची है, उस हनी लीची, वो हम पॉपुलर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जंगल में उगा हुआ रोजेला, जो हिबिस सब्दरिफा बोलते हैं, उसको हम एक पॉपुलैरिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस है जो हम पैनलिस्ट से गुजारिश करेंगे कि ये सब चीजों पे आप अपने अपने विचार रखें और श्रोताओं को, यंगस्टर्स को कृषि के क्षेत्र में कैसे मोटिवेट किया जाए, उसके ऊपर विचार करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद फखरुद्दीन भाई। अब हम लोग आई थिंक बुलाना चाहिए हमारे जो पहले स्पीकर हैं आज के, डॉक्टर श्री कपिल देव झा जी। कपिल देव झा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो अपना माइक और वीडियो ऑन कीजिए और 10 मिनट सारे गेस्ट्स के पास समय होगा अपनी बात रखने का, और उसके बाद हम लोग कपिल देव झा जी, आई थिंक कपिल देव झा जी कुछ इशू फेस कर रहे हैं, तो मैं उनसे संपर्क करता हूं। मीनवाइल हम लोग को बात बढ़ानी चाहिए। डॉक्टर धर, आप अपना माइक अनम्यूट करके, और आई थिंक जो विषय अंसारी जी ने उठाई हैं, ये कहीं ना कहीं खेती से जुड़ा हुआ है, अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। क्यों यंग लोग जो है सो इस पेशे में, इसको पेशे की तरह नहीं अपनाते हैं, ये सारे सवाल और भी अनेकों सवाल हैं। मुझे लगता है कि आप अपना पक्ष इस पे को रखने का आग्रह करें। जहाँ तक आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं और मैं इनकी बहुत सभी बातों से सहमत हूँ कि जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यूरोपियन यूनियन वाले कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग इंडिया तक कर रहे हैं, तो हम मखाना यहाँ का, दरभंगा का क्यों नहीं वहाँ ले जा सकते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे चूँकि आई कैन गवर्न, आप लोगों का जो नाम सुन के ऐसा लगता है चैलेंजिंग है और हम कुछ कर सकते हैं। हो सकता है इस फोरम की तरफ से ही आप कुछ कर पाएँ और कुछ आउटपुट निकल के आए। एक जोश है ना इसमें, आपका जो नाम है इसमें आई कैन गवर्न, इसमें एक जोश है, एक चैलेंज है कि हम चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है आगे चल के हम अगर इन सभी को पॉलिसी मेकर्स हैं उनके कानों में हम अपनी बात पहुंचाएं कि टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, आज की डेट में बहुत सी चीज़ों की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और जहाँ पर टाइम टू टाइम उसे रिफाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जैसे अडॉप्ट की जाती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ झा साहब कि मुझे 10 मिनट का स्लॉट मिला है या मैं जस्ट अभी जब तक उनका नहीं मिल रहा है तब तक बोल रहा हूँ, तो मैं अपनी बात उस तरीके से शुरू करूँ। झा साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप जी, अपने समय का पूरा इस्तेमाल अभी कर लें और 10 अभी कर मिनट का लें? जो स्लॉट है हाँ उसी से कर लें और फिर बाद में उनको देखा जाए। हाँ, तो थोड़ा सा जो आपने कहा है अभी शुरुआत में, मैं उसी को थोड़ा और एलेबोरेट करना चाहूँगा। थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो जो गंगा यमुना का इंडो गंगेटिक प्लेन जोन्स जो थे ना, वो वर्ल्ड में सबसे फर्टाइल माने जाते थे। इससे पहले आपने सुना होगा मेसोपोटामिया वाला जो नाइल रिवर का जो था पूरा का पूरा, वो सबसे पहले फर्टाइल था, लेकिन लोगों ने उसका बहुत ही गलत तरीके से यूज़ किया। तो जहाँ आज इराक है, इजिप्ट है, वहाँ पे आज खेती करने लायक जगह नहीं रही, सारा रेगिस्तान हो गया है। उसके बाद उसी के कंटेम्प्रेरी मान लीजिए, उसी टाइम पे हमारे यहाँ एक मेहरानगढ़ हुआ करता था, मेहरगढ़, जो आजकल बलूचिस्तान में है, और मोहनजोदारो और हड़प्पा, इसका तो नाम हम लोगों ने हर एक हिस्ट्री की बुक में हम पढ़ते ही हैं। ये 2-3 जगह ऐसी थी जहाँ पे खूब पानी अवेलेबल था। सिंधु नदी के साथ में एक सरस्वती नदी भी बहती थी, और उन नदियों का पानी यूज़ होकर हमने खूब खेती की, बहुत अच्छी खेती की, वर्ल्ड लेवल पे हम जाने जाते थे। और सारे विदेशी, चाहे अरेबियन हो या अफ्रीकन हो, जो जो रहे यूरोपियन हो, सारे के सारे अट्रैक्ट होके हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वजह से इंडिया में आते थे। और वही करते करते ये अगर देखा जाए, जो स्पाइसेस वगैरह हैं जो हमारे साउथ के, उन स्पाइसेस की वजह से ही हम लोग गुलाम हुए। तो हमारी एग्रीकल्चर इतनी अच्छी थी कि हम उसकी वजह से उस गुलामी के कगार पे पहुंच गए। अब वैदिक एज में देखिए, अगर हम यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो हम 8000 से 9000 BC, बिफोर क्राइस्ट, तब से हम खेती करते आ रहे हैं। और उसमें जौ था जो कि मेन था, उसके बाद फिर गेहूं, मक्का और ये सब बाद में जुड़े। तो मेन था, क्योंकि आज भी उसकी वैल्यू, जिसको हम भूल गए, आज भी उसकी वैल्यू है। तो हम अपने प्रोडक्ट को रीडेवलप करने की बात करते हैं कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या खूबियां थी जो इतने 7-8 हजार साल तक वैदिक युग में वो चलता रहा, और उसका यूज करते रहे लोग, ना कोई बीमार होता था ज़्यादा, ना कुछ होता था, और बड़े आराम से जिंदगी चल रही थी। वैदिक युग के बाद जब ये आफ्टर मतलब AD में जब हम लोग आए, उस समय से हमारा किसान जो है कमज़ोर होना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पे फिर एक्सप्लॉयटेशन का दौर शुरू हुआ। और वो एक्सप्लॉयटेशन चाहे मुगल काल हो, चाहे उससे के तुगलक हो, चाहे लोधी हो, और उससे पहले भी जो भी गुप्त साम्राज्य को छोड़ के, गुप्त के काल में काफ़ी कुछ था, उसको छोड़ के बाकी सब में हमारा जो फार्मर रहा 6000 साल के बाद, वो हमेशा गरीब, बेचारा और हेल्पलेस ही कहलाया। ये लगभग 1500 साल का ही इतिहास है कि हम जो है अपने किसान को इसी कैटेगरी में पाते हैं। वो काम करता है, सब कुछ करता है, सबके लिए खाना तैयार करता है, और अल्टीमेटली वही भूखा रह जाता है। तो इस चीज़ को हम लोगों को आई कैन गवर्न, और इस गवर्नेंस से हम गवर्नमेंट को थोड़ा स्टिमुलस दे के थोड़ा सा हम इसको वो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इवन अभी थोड़ा एक और एग्जांपल, जैसे मनुस्मृति थी, उस टाइम पे रूल मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि सीड की क्वालिटी के बारे में हर किसान को मालूम होना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ मनुस्मृति में कि जो ट्रेडर हैं, जो व्यापारी हैं, वो खराब सीड अगर बेचते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट का विधान था उसमें। तो सीड के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान उस टाइम पे दिया गया था जब मनुस्मृति कब लिखी गई होगी। उसके बाद उसने कुछ हॉर्टिकल्चर, एनिमल हॉर्टिकल्चर और भी क्रॉप से काफ़ी कुछ लिखा, काफ़ी कुछ ध्यान दिया और बहुत चीज़ें बताई हैं। तो उस जमाने में ही सीड कोटिंग, उसमें पानी का सही उपयोग करना, ये भी बताया गया था। लेकिन आज के ज़माने में हम जो है सब कुछ भूल गए हैं। स्पाइसेस का एक्सपोर्ट हम लोग करते थे 800 AD में हम करते थे, लगभग 1200 साल पहले से हम स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, और हमारे पास रिटन में एविडेंस है कि हम ऐसा करते थे पहले से ही। मशीन्स कई हमने ऐसी बनाई थी जो वर्ल्ड में कहीं नहीं थी, और वो खेती के लिए यूज होती थी, सब कुछ आसान था। हल आज भी देसी हल की जो उपयोगिता है वो ना किसी कल्टीवेटर में है, ना डिस्क हैरो में है, ना किसी में। आप देसी हल को देखिए जो हमारे लोकल में बना हुआ है, वो अभी भी कितने काम करता है। वो निकाई गुड़ाई भी करता है, वो
मिट्टी को जुताई भी करता है, वो बोने के भी काम आता है। तो कितना मल्टीपर्पज था, इतना आसान था कि गांव में 2 वसूली और वो लेके उसको पूरा डिसमेंटल कर लो सारे पार्ट्स को, एनिमल उसको साथ साथ चला दे। तो एनिमल का एक जो संगम था कि एनिमल एज ए ड्राफ्ट पावर यूज होते थे, और इन सबको मिला के हम आगे बढ़े और उससे खाद होती थी, ना हमें यूरिया की जरूरत थी, ना डीएपी की जरूरत थी, हम सब कुछ बहुत अच्छा से उगा रहे थे। आज फिर लौट फिर के जब सन 60 में ये सारे केमिकल आ गए, सारे फर्टिलाइजर्स आ गए, कई तरीके की दवाइयाँ आई बीमारियों के, तो वो जो फील्ड बढ़ी उसके साथ में बीमारियाँ, दवाइयाँ, सब कुछ उनका भी उपयोग बढ़ा, और उसकी वजह से आज हम इस कगार पे पहुंच गए हैं कि हम खाने की जगह जहर खाने लगे हैं। हालांकि उस समय हमारी जरूरत थी कि हम शिप इकोनॉमी कहते थे, कि शिप टू माउथ, कि जहाज से आता था गेहूं और उसे हम लोग खाते थे। तो वो ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया, हरित क्रांति आई, उसने इतना तो किया है कि हम शिप टू माउथ नहीं रहे, आज हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, और उस पोजीशन में है कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और बहुत सारा एक्सपोर्ट करके बहुत सारा पैसा भी आ रहा है और बहुत सारा बफर स्टॉक भी है। लेकिन क्या हम एक्सपोर्ट करके अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये भी एक डिबेटेबल इशू है। सपोज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारा बासमती इतने 1000 करोड़ का बिक गया है इस साल। क्या आपने कभी सोचा है 1 किलो बासमती पैदा करने में कितना पानी बर्बाद होता है? तो हम बासमती चावल नहीं बेच रहे हैं, हम अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेज को बेच रहे हैं। हम इतना पानी बर्बाद करके हमारी सारा ग्राउंड वाटर टेबल कहां से कहां पहुंच गया है। हाँ, उन जगहों पर जहां पानी ज्यादा है वहां तो चलो ठीक है, लेकिन हम ऐसी जगहों पे, पंजाब में जहां कभी आपने सोचा भी नहीं था कि यहाँ राइस लाइक एरिया है, तो वहां पे राइस हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं हम अपने रिसोर्सेज को कितना मिस कर रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं। तो हमें फिर ग्रीन रिवोल्यूशन में हम सेल्फ डिपेंड हो गए हैं अपने फूड प्रोडक्शन में। अब हमें चाहिए कि हम इसको मेंटेन रखें, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट के चक्कर में ना पड़े। हम एक्सपोर्ट करें टेक्नोलॉजी, हम एक्सपोर्ट करें अपनी बौद्धिक संपदा, ना कि ये हमारी प्राकृतिक संपदा है इसको हम एक्सपोर्ट ना करें। ये मेरे पर्सनल विचार हैं, ये देश के लिए भी हो सकता है आगे से चल के ये देश के लिए जरूरी हो। तो ये सब देखते हुए अब देखो, हम कहते हैं जीडीपी है, जीडीपी को ले लो, जीडीपी में कहते हैं कि 15% ही हमारा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का ओवरऑल जीडीपी में, और लेकिन उस 15% कंट्रीब्यूशन के साथ हम रोजगार कितने को दे रहे हैं ये तो देखो। कंट्रीब्यूशन तो कम है लेकिन एम्प्लॉयमेंट हम 60% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो अगर जीडीपी कम है तो क्या हुआ, हम रोजगार कितने लोगों का मतलब पेट भर रहे हैं, ये कौन कम है। तो एग्रीकल्चर हमेशा सुपर रहा है। अब छोटे छोटे जो नए सेक्टर टेक्नोलॉजी ये सब डेवलप हुए हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, उनका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ लोग, उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्पैक्ट देखिए। आज की तिथि में ये देखिए कि आज कोरोना काल में सारी इकोनॉमी हमारी धरातल पे आ गई है, सभी चीजें -24, -20, -10 पे चल रही हैं, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर अभी वही अनवरत गति जो 3.5% पे था, 3.5% जो उसकी ग्रोथ थी, वो आज भी है इतने भीषण कोरोना काल में। तो आप समझ सकते हैं हमारी एग्रीकल्चर कितनी इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी मेकर्स को इसको इग्नोर न करके, बेचारा न समझ के, इस पे ज्यादा से ज्यादा इसके ध्यान देना पड़ेगा, और उस ध्यान देने के लिए हमारे पास बहुत सारी। अच्छा डॉक्टर धर, मैं आपको 1 सेकंड के लिए, टाइम लिमिट है क्या? टाइम हो गया ना? हेलो डॉक्टर धर, मैं आपके पास फिर से वापस आऊंगा। हाँ ठीक है, श्योर। डॉक्टर धर, आपकी आवाज आ रही है? मैं आपके पास फिर से वापस आऊंगा। अब हम लोग ठीक है, दूसरे गेस्ट को भी सुन लेते हैं। कपिल देव झा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो जी, तो आप अपनी बात। हाँ, हमारी आवाज। वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। अभी आप अपनी बात, आई थिंक वीडियो ऑन करने के बाद दिक्कत होगी, आप ऐसे ही कंटिन्यू कर लें तो बेहतर है। जी 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 सर, मैं तो नौकरी में था 2000 ईस्वी तक। 2000 में हम यहाँ पर आए, हमारे पिताजी जब एक्सपायर कर गए तो हम मधुबनी जिले के बिरौल गांव मेरा हुआ, पंडौल प्रखंड में पड़ता है। तो यहाँ आकर के सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पर कौन सी खेती की जाए। तो यहाँ पर जनरली धान की खेती या गेहूं,
मतलब किसान मतलब धान और गेहूं उपजाना, बस यही काम था। तो और वो भी अघनी धान था। तो वो एक फेज हुआ कि उसको धान का प्रोडक्शन जैसे सब किसान करते हैं कि ज्यादा प्रोडक्शन हो, वो किया। लेकिन 2-3 साल में ही हमें ये लगा कि ये हम अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और अल्टीमेटली उसके बाद हमने सोचा कि हम वान की कृषि एग्रो फॉरेस्ट्री में जाएं कि अनाज भी, अनाज का तो और कोई अल्टरनेटिव है नहीं, तो और वानिकी भी लगाएं। और इसी संबंध में मैंने 2012 ईस्वी से किसानों के बीच में जो एक हम लोगों के मिथिलांचल में हर आदमी का आड़ा होता है हर खेत का, और वो खेत वेस्टेज है, तो हमने वहां पर जैसे कि उत्तराखंड, जैसे बिहार और झारखंड 2000 इसमें अलग हुआ और उसी टाइम में उत्तराखंड भी अलग हुआ। वहां जब बिहार झारखंड हुआ तो बिहार में मात्र 8% जो था वन आच्छादन था, और उतना ही लगभग उत्तराखंड में भी था। और उस टाइम में क्या हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पर, और सरकार की सीमा है कि वो अपनी जमीन में कंस्ट्रक्शन पेड़ लगाए या बिल्डिंग लगाए या रोड करे या क्या क्या करे। तो नीतीश कुमार जी ने एक हरियाली मिशन, और प्रणब मुखर्जी साहब ने इसका उद्घाटन किया, हरियाली मिशन। और मेरे तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, आवाज का इशू लग रहा है, आवाज मुझ तक भी नहीं पहुंच पा रही आवाज। अच्छा जी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? कपिलदेव अभी झा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी आ जी रही है कपिलदेव झा जी। बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू जी जी कीजिए। जी। तो 17% बिहार में आज के डेट में वन आच्छादन 17% हो गया है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये था कि पेड़ तो हमने लगा लिया, लेकिन वो रोजगार किसान को कैसे दिया जाए। तो हम 7 साल से लगे हुए थे, बिहार सरकार पर बातचीत थे, और इस बीच में उन्होंने जो एक 30 साल पहले एक कानून बना था जिसके तहत कास्ट उद्योग आप बिहार में नहीं लगा सकते, तो उसको कानून को परिवर्तन किया है बिहार सरकार। अब यहाँ पर हम बैट कर सकते हैं, खिलौना उद्योग लगा सकते हैं, माचिस उद्योग लगा सकते हैं, और अब बहुत सारी है, और काफी सब्सिडी का भी अनाउंसमेंट हुआ है। तो अगर ये करके अगर 1 एकड़ में जैसे कि पॉपुलर में लगभग 400 पेड़ लगेगा, और 400 पेड़ लगाने से क्या हुआ कि अगर 2000 रुपए का भी एक पेड़ हो जाए तो लगभग 8 लाख रुपया आपका 5 साल में आ सकता है। तो धान से, जबकि हम लोगों को अभी धान अगर करते हैं तो लगभग नेट जो सेविंग होता है वो 7 से 8 लाख। अगर किसान के पास अगर 5 एकड़ जमीन है तो 8×5 40,000 रुपया साल का होगा। उससे बेटर है कि 1800 रुपये का हेल्परी करे दिल्ली में जाकर के। इसी के कारण आज के डेट में किसान जो लगभग किसान था वो 30 साल में पलायन कर गए। आज खेती में हो रही है वो 50 साल या उससे ऊपर के जो किसान, आवाज की समस्या लगातार बनी हुई है सर। कपिल देव जी, आपकी आवाज बराबर जो है सो डिस्टर्ब आ रही है। आई थिंक वो मीटिंग में है अभी, वो लगता है उन्होंने फिर से रिज्वाइन करने की कोशिश की। ठीक है, हम लोग एक बार इनके पास फिर से वापस जाएंगे। आई थिंक हम लोग को समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। हम अब डॉक्टर मधुप्रिया को बुला लेते हैं। जी जी, आवाज आ रही है? मधुप्रिया मैम, जैसे कि मैंने बताया कि हाँ कपिल देव जी, अभी आवाज आ रही है। हम आप तक कपिल देव जी, हम लोग आपके पास फिर से वापस आएंगे। हाँ, अभी हम लोग डॉक्टर मधुप्रिया से की बात जरा सुन लेते हैं। चूंकि
जी और आप जी थोड़ा सा जी कोशिश कीजिए कि कोई आसपास में अगर ऐसी जगह हो जहाँ मान लीजिए कि खिड़की विड़की होता है, जहाँ बेहतर इंटरनेट आता हो, तो थोड़ा सा वो नहीं, कोशिश कर मैं सकते छत हैं पर ताकि हूँ सर। ऑडियो अच्छा ठीक है, तो हम लोग फिर से आपके पास आएंगे। डॉक्टर मधुप्रिया, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, जी हेलो सर। जी। तो जैसे कि मैंने परिचय भी दिया, वो वुमेन साइंटिस्ट खुद हैं और वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड उन्हें मिला है। और पिछले मेरी उनसे बातचीत हो रही थी और कहीं ना कहीं पिछले साल भर से वो दरभंगा में जब से हैं तब से अनेकों मान लीजिए कि लोकल स्तर पे बहुत सारे इश्यूज, जैसे कि वहाँ लोकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ डिपार्टमेंट है, लेकिन इतने क्वालिफिकेशन होने के बाद ही वो इन्हें एंटरटेन नहीं कर रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि मान लीजिए कि एक तो बाहर से लोग बिहार में जाते नहीं हैं और जो लोग हैं उनका उपयोग नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा लोगों को लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स को लेना चाहिए। लेकिन इन सब विषयों पे भी हम मधु जी से आग्रह करेंगे कि वो बातचीत करें। लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद महिला हैं, कृषि क्षेत्र पे उनका शोध है, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि अगर वुमेन का जो महिलाओं की जो भूमिका होती है कृषि क्षेत्र में, खास करके कृषि के प्रशासन में, कृषि गवर्नेंस में, कहा जाता है कि 80% महिलाएं मतलब खेती में लगभग 80% के आसपास जो मेहनत है वो महिलाएं करती हैं। तो एज अ रिसर्चर आप इसको कैसे देखते? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस। सबको नमस्कार मेरी तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं जैसे अंसारी सर ने क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका पहले थोड़ा सा आंसर देना चाहूंगी कि अभी आपने बोला कि मैक्सिमम जो अगर हम फार्मिंग की बात करें तो बिहार से लेके जितने भी स्टेट है जहाँ पे भी फार्मिंग होती है वहाँ पे लगभग 70% कंट्रीब्यूशन जो है वो महिलाओं का होता है। लेकिन महिला किसान जो है वो कंट्रीब्यूशन देती हैं अपना। लेकिन अभी सर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि किसान लोगों को अभी क्या है, एक सीमित वर्ग के लोग ही इस प्रोफेशन में हैं। हर वर्ग के लोग इस प्रोफेशन में नहीं जाते, यानी जो मैक्सिमम जो लेबर वर्क है वो मैक्सिमम आपके लोअर जो लोग हैं वही लोग इस प्रोफेशन में हैं। हायर जो आपके वर्ग हैं वो लोग इसमें नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं या जो पुरुष वर्ग भी हैं जो इस प्रोफेशन में हैं, तो उनको जो यूनिवर्सिटीज लेवल पे या जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं या जो भी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, तो एटलीस्ट फार्मर्स को थोड़ा वहां पे इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आप उनको बुलाइए, उनको उनकी समस्याओं को समझिए और उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए ताकि जो यंग हैं, यंगस्टर हैं, वो भी इस प्रोफेशन को चुनने की कोशिश करें। क्योंकि एक खास वर्ग तक ही सीमित रह गया प्रोफेशन, तो जरूरत है थोड़ा सा महिलाओं को प्रोत्साहन देने की ताकि वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन लेडीज का है, महिलाओं का है, लेकिन उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, उनको बड़ी हीन भावना देखा जाता है और 40% वो लेबर की तरह ही काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं है। उसका रीजन ये है कि जो जमीन है वो उनकी खुद मालिक नहीं होती है, वो किसी और के अंडर में काम करती हैं। तो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा लैकिंग है जो इस वर्क को आगे बढ़ने नहीं देता है। सेकंड जो क्वेश्चन था हाइड्रोपोनिक सिस्टम, और ये जो क्योंकि यहाँ पे फ्लड एरिया है और ये सब चीजें हैं, लेकिन यहाँ का जो मेन फसल है, मैंने जो अपना रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मुझे मिला है, राइस है, व्हीट है, और उसके अलावा इधर जो है पान, यहाँ का जो फेमस है पान, मखान और ये माछ, तीन चीजें यहाँ की फेमस हैं। तो ये तीनों, राइस ले लीजिए या फिर आप पान ले लीजिए या फिर आप मखान ले लीजिए या फिर आप फिशरीज का ले लीजिए, ये सारे वाटर एरिया वाले ही आपके जो मेन क्रॉप जो है सिस्टम है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स अभी मैंने पूरा वेबसाइट वगैरह सारा सर्च किया, बट जो फैसिलिटी है या जो इसको कैसे यूज किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं उनको एक ट्रेंड करने की जरूरत है, सिस्टम को यहाँ पे लाने की जरूरत है ताकि उस फ्लड एरिया, फ्लड कंडीशन में भी आप उस पानी को यूज करके और जो आपका पान है या जो वो मखाना वाला जो है कल्टीवेशन है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। थर्ड आपने बोला कि मखान मतलब यहाँ का फेमस है, लेकिन उसको हम बाहर जैसे बाकी स्टेट्स में है कि अपना एक पहचान है कि यहाँ का ये फेमस है या यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे हम उसको ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। मखान के साथ मैंने पर्सनली विजिट किया है, आई हैव सीन सो मेनी फील्ड्स, मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की। तो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस का एक लैकिंग है क्योंकि जो उस प्रोफेशन में है उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, एक लिमिटेड उसमें वो काम करते हैं। प्लस नंबर क्योंकि मेरा पैथोलॉजी रहा है तो डिजीजेस,
की अगर बात की जाए कि सिर्फ ग्रो करना ही नहीं है, उस पर जितनी तरह की बीमारियां लगती हैं, फंगस एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर मैं एक दशक तक की मैंने जितना भी रिसर्च यहाँ का देखा है, तो वहां पे अभी तक मॉलिक्यूलर लेवल पर उसका कोई वर्क नहीं हुआ। इस बार आईसीआर ने कुछ इनिशिएटिव लिया है और मखान को के प्रोडक्शन को लेके वो थोड़ा सा इनिशिएटिव उन्होंने कुछ स्टार्ट किया है। अभी रिसेंट लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस वगैरह भी यहाँ पे हुई थी। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले और आईसीआर सिस्टम्स पे कुछ आगे कुछ प्रमोट करे इसको। लेकिन ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो जो लोग इस प्रोफेशन में हैं उनको ट्रेन करने की जरूरत है, यंगस्टर्स को ट्रेन करने की जरूरत है ताकि वो इस सिस्टम को मधुप्रिया जी, जी मधुप्रिया जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे आग्रह चाहूंगा कि एक छोटी सी इसमें एक अपना इनपुट, अपना ये अनुभव शेयर करना चाहूंगा। आपको मैं एग्जांपल दूंगा। एक अभी तिलक सर से भी हमारे कुछ टाइम पहले बात हुई कि एक पटुआ की एक फैमिली है जिसका नाम है हिबिस्कस सब्दारिफा। ये पटुआ जो हम बनाते हैं ना, जिसका जूट बैग बनते हैं, उसी की फैमिली का एक पौधा होता है जो पूरे गंजेटिक वैली में पाया जाता है। और यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोअर हिमालयन बेल्ट है, जो फुटिल्स है, उसके अंदर तक भी उसका वेजिटेशन उसका होता है। उसका बिहू जो है अपना असम में जो फेस्टिवल होता है, उसके अंदर उसका बकायदा मेंशन है। एमपी में कुछ ट्राइबल है जो हजारों सालों से उसका चटनी बना के खाते आए हैं। अभी एक 10 साल पहले इसकी पॉपुलैरिटी बनी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में। उसका नाम अभी उसको रोजेला बोलते हैं, कोई बिशप बोलता है, फ्रांस में बिशप बोलता है। आज उसकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई कि उसको लोग कंज्यूम कर रहे हैं पाउडर के फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में। और उसका वजह ये है कि उसके पीछे उन्होंने जो अभी आप यूरोपियन यूनियन की बात करें, वहां पे एक नई ट्रेंड, नया कल्चर ये चला है कि वो जो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसके पीछे हिस्ट्री, उसके पीछे लिटरेचर ढूंढ के उसको दुनिया के अंदर, उसके अपने देश के अंदर उस चीज की बात कर रहे हैं। और उस जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, संक्षेप में रखें ताकि स्पीकर के पास जो समय है उसका पूरा मिल पाए। जी, तो मेरा ये मतलब ये पॉइंट है कि जैसे रोजेला का मैं एग्जांपल दिया, इसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आज दुनिया में जाना जाता है। वैसे ही हम क्यों नहीं ये मखाने का जो हेल्थ प्रॉपर्टी है उसको बोल के और अपने देश में लोगों को अवेयर करें कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो इसके मतलब रेलेवेंट में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, ऑलरेडी मखाना का अपना बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी सुधर सर हैं, ही नोज वेरी वेल अबाउट दिस। मखाना का अपना कैल्शियम रिच कंटेंट होता है और ये मतलब बोन्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ये हेल्पफुल होता है। सो में बहुत सारी इसकी इंपॉर्टेंस है। बट मैंने वही बोला आपकी, जो लोग इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं उनके पास एक तो अवेयरनेस नहीं है, प्लस जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग जो है, मार्केट का जो उनको एक नॉलेज नहीं है, लोकल वेंडर्स के थ्रू वो लोकल उस एरिया में वो बेचते हैं, तो एक तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है उस चीज का, प्लस उनको अवेयरनेस नहीं है कि इनको मतलब इनका ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, कहाँ इनको मतलब ज्यादा उनको प्रॉफिट मिले। तो वो थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन है, जो हाई क्वालिटी का जो मखाना होता है वो ऑलमोस्ट लोकल एरिया में नहीं मिलता है। अगर हम परचेज करने जाएंगे तो हमको बहुत लो क्वालिटी का जो जिसमें बिल्कुल फ्लफी नहीं होता है, छोटा छोटा सीड, वो हमें मिलता है। और जो अच्छी क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं जो बड़े जो वेंडर्स हैं वो लोग लेके चले जाते हैं। तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस जैसे अभी खुले में बिकता है, वो आप 1 किलो 2 किलो ऐसे पॉलिथीन आप लेके खरीद सकते हैं। जैसे एक होता है कि प्रोडक्ट की प्रॉपर पैकेजिंग होती है, उसको प्रॉपर उसमें लिखा रहता है कि इसका ये इंपॉर्टेंस है, तो उसको देख के भी लोग कहीं ना कहीं उसको लेते हैं। प्लस हर स्टेट का अपना जो एक इम्पोर्टेंस होती है कि हमारे यहाँ स्टेट में ये चीज बहुत अच्छे से ग्रो होती है। तो जैसे आम के लिए आम्रोत्सव हर जगह मनाया जाता है, या कृषि मेला जो होता है। तो कृषि मेला जब ये, चूंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है समस्तीपुर में पूसा है, तो वहां पे जब कृषि मेला होता है तो जो मखाना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उस तरीके किसानों को या जो लोकल एरिया के जो लोग हैं उनको उसके बारे में नॉलेज थोड़ी दी जाए, तो शायद इसकी इम्पोर्टेंस को या इसके जो हमारा ये इसके कल्टीवेशन को इसको हम बढ़ा सकते हैं।
जी। मैं अपना पर कुछ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, हेलो। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू कि आपने, फिर हम लोग कुछ सवाल वाल भी लेंगे। इससे पहले एक चीज जो मुझे लगता है कि ये सवाल आपसे भी और डॉक्टर धर से भी मैं करना चाहूँगा, कि आप लोगों ने बात की लैक ऑफ, मतलब कि कहीं ना कहीं डॉक्टर धर ने भी इस विषय को अलग तरीके से टच किया कि नॉलेज का अभाव है। लेकिन मान लीजिए कि खेती 5000 सालों से हो रही है, 4-5, जब से मिला जुला करके खेती शुरू हुआ तब से हो रहा है। तो ये नॉलेज की जो कमी है, लोग खेती कर रहे थे, लोग खाद यूज कर रहे थे और सब कुछ, तो बल्कि हम लोग आज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस आज से 50 साल पहले हो रहे थे उसकी तरफ जाने की कोशिश करें। तो ये लैक ऑफ नॉलेज की जो बात है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज, इसमें जो एक तारतम्य होना चाहिए, उसके बारे में आपको क्या लगता है? किस तरीके से इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, या फिर क्या, कहाँ गैप? डॉक्टर धर, अगर आप इस पे रखें, फिर हम लोग डॉक्टर मधुप्रिया से भी महिलाओं का पक्ष पूछेंगे। एक्चुअली आपने जो मुद्दा उठाया है ना, इस मुद्दे पे ही अगर देखा जाए तो आजकल सारी साइंटिफिक फैटर्निटी इसी में काम कर रही है कि गैप कहाँ पे हुआ। हम जो अपने पुराने तरीके से जो उगा रहे थे वो सस्टेनेबल था, लेकिन पॉपुलेशन प्रेशर एकदम बढ़ा, उस पॉपुलेशन के लिए वो सस्टेनेबल नहीं हो पाया, हम उतना नहीं जुटा पाए उनके लिए। लेकिन आज हम फिर उसी को दोबारा फिर, अब IFS हमने एक नया हम लोगों का कंसेप्ट है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। पहले भी यही था कि जानवरों का कंपोनेंट साथ में था, साथ में मुर्गी भी थी, साथ में बतख भी पाले थे, मछली पालन भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा। एक दूसरे का जो रिसोर्सेज होते थे वो दूसरे में यूटिलाइज हो जाते थे, जो वेस्ट मटेरियल था वो उसमें यूज हो जाता था। तो एक साइकिल बना हुआ था और वही साइकिल हम बनाने की फिर कोशिश कर रहे हैं। तो शायद है कि हम काफ़ी कुछ सफलता पा लेंगे, लेकिन जो हमारी मेंटलिटी शोषण करने वाली है, शोषण, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, वो मेंटलिटी हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे भागने को खत्म करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की बात करेंगे, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के अपने पास रखें, भले ही सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो वो वाली पॉलिसी में कहीं ना कहीं इस चीज़ पे हमें जोर देना पड़ेगा। हमारे पास सब कुछ है, तो बायोडाइवर्सिटी के कहीं ना कहीं मामले आप में कॉर्पोरेटाइजेशन जो या कमर्शियलाइजेशन जो हो रहा है उसकी तरफ आप इंगित कर रहे हैं। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है वो भी हमारे इंडिया के लिए नेगेटिव गया। जैसे ही गाट एग्रीमेंट हुआ, जब बॉर्डर खुल गए ना, तो हमने जितनी भी अपने प्राकृतिक संसाधन ही बेचे हैं, अगर देखा जाए हमने कोई टेक्नोलॉजी नहीं बेची अभी तक। हमें टेक्नोलॉजी बेचनी है, ना कि अब नीदरलैंड है को ले लीजिए, इतना छोटा सा कंट्री है, वो कितने फ्लावर सीड और वेजिटेबल सीड्स को कितना सप्लाई करता है वर्ल्ड के कितने पार्ट में। जरा सा डेयरी का कितना % एक्सपोर्ट है उसका। डॉक्टर धर, आपकी आवाज कट रही है। नहीं ठीक है, अभी तो उनके पास आवाज ठीक है सर। अच्छा जी, ठीक है। तो ये है कि नीदरलैंड एक मॉडल हो सकता है, लेकिन अब नीदरलैंड में भी क्या हो रहा है, नीदरलैंड ने देखा कि हमारा डेयरी इंडस्ट्री की वजह से उनके जो ग्राउंड वाटर था वो पोल्यूट होने लगा। उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट लॉ बनाए हैं कि किसान खेती छोड़कर भाग रहा है, और जो खेती छोड़ रहा है उसको वो इको टूरिज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। खेती तो रहेगी, लेकिन सिर्फ टूरिज्म में पूरे टूलिप के गार्डन लगा दिए, सारे हम जैसे लोग जाते हैं वहां पे, हमारे इंडियन जो हैं, और वहां जाके अच्छा खासा पैसा खर्च करके आ जाते हैं। तो जितना खेती में वो पैदा करते थे उससे ज्यादा उसमें पैदा करने लग गए। तो जरूरत है डाइवर्सिफाई करने की सारे वेंचर्स। हमारे पास इतने पुराने, जरा सा आप देखिए स्टोनहेंज, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास इस सवाल, कोई और सवाल लेके फिर से वापस आएंगे। ठीक है, ओके। डॉक्टर मधुप्रिया, आपको आवाज आ रही है, तो आप ये बताइए कि मान लीजिए महिलाएं एक खेती से बराबर जुड़ी रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रेडिशनल विजडम के यूज करने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो कहिए कि एक साइडलाइन के हिसाब से रखा गया है, तो वो भी एक फैक्टर है? महिलाएं अगर मिनिस्ट्री में एग्रीकल्चर में होती तो शायद एग्रीकल्चर में जो रिसर्च है या फिर जो खेती होता है उसकी स्थिति कुछ और होती। सर बिल्कुल, मैं इस चीज को बोलूंगी। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके लिए भी मैं बोलूंगी कि ये जो गैप है, मतलब ट्रेडिशनल जो हमारा एक एग्रीकल्चर है और जो हमारा साइंटिफिक, दोनों में गैप का रीजन क्या है, कि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके अकॉर्डिंग, कि जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, चाहे वो पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो एग्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो,
वो कहीं ना कहीं हमारे पब्लिकेशन तक सीमित रह जाता है, हम उसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट किसान तक वो बात नहीं पहुंच पाती। अगर मैंने सीसम पे ही वर्क किया है, मैंने अगर बताया है कि ये इस पर्टिकुलर पैथोजन की वजह से जो सीसम का जो पैदावार है वो कम हो जाती है, या ये प्रॉब्लम हो जाती है, या फूल जो है हरे हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो एक मेरे पेपर तक ही सीमित रह गया। पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम है, सब जगह है फेलोडी का प्रॉब्लम। मैंने लगभग हर स्टेट में, मैंने 15-12 स्टेट मैंने सर्वे किया, मैंने सब जगह प्रॉब्लम देखी, लेकिन वो क्या हुआ अच्छा, कि ये कहीं ना कहीं फेलोडी जो आप बोलते हैं वही फूलों का जो इशू है वो है बेसिकली? हाँ, मतलब फाइटोप्लाज्मा इट्स इमर्जिंग पैथोजन, लाइक जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ऐसे ही फाइटोप्लाज्मा भी है। तो जो मैक्सिमम बहुत सारे हमारे सीसम हमारा कमर्शियल क्रॉप है हम यहाँ का, तो उसको अफेक्ट करता है। लेकिन मैं जब फील्ड में गई तो मैंने रियलिटी में देखा कि किसान जो है वो अवेयर ही नहीं है उससे, क्योंकि वो पत्ती में और फूल में डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा था, पूरा पत्ती भी हरा है, फूल भी हरा है। तो वो नॉलेज क्या है, मतलब उनको कहीं ना कहीं वो पता पेपर के थ्रू वो तो नहीं पढ़ेंगे, रिसर्च आर्टिकल तो वो नहीं पढ़ेंगे। तो जो लोकल एरिया में जो एक पत्रिकाएं जो निकलती हैं, या गवर्नमेंट थोड़ा इनिशिएटिव ले, जो लोकल हॉर्टिकल्चर या जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिसर्स होते हैं, उनके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन उस एरिया में वो दी जाए, ताकि जो ये गैप है उस गैप को फिल किया जा सके, कि जो भी रिसर्च हो रही है, जो भी पब्लिकेशन आ रहे हैं, जो भी डाटा कलेक्ट हो रहा है, उन तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। और दूसरा अगर हम बात करें फीमेल, अब दूसरा जो आपका जो क्वेश्चन था, तो मेरा खुद एक एग्जाम्पल हूँ उसकी, कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो एग्रीकल्चर में उनका बहुत अहम रोल है, लेकिन जो पारिवारिक जिम्मेदारी है या जो सोशल एक उनका एक फाउंडेशन है, उसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप में उनको बहुत कम मौका मिलता है। ताकि वो जैसे लीडिंग, अभी तक एग्रीकल्चर भी क्या है, एक मेल प्रोफेशन हो गया है, मतलब वहाँ पे डोमिनेंट जेंडर वायलेंस बहुत ज्यादा है अभी भी। तो अगर एग्रीकल्चर को अभी भी क्या बोला जाता है कि मेल मतलब पुरुष का ही प्रोफेशन है, महिला का प्रोफेशन नहीं है। उनको सिर्फ एक लेबर तक ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसके आगे एंटरप्रेन्योरशिप में इंपॉर्टेंस उनको नहीं दी जाती। या वो महिलाएं जो रिसर्च लेवल पे हैं, अगर क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली रीजन इशू की वजह से वो फील्ड छोड़ के आई हैं, तो जिस जगह पे गई हैं, जहाँ पे गई हैं, वहां पे अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहें, तो उनको वहां पे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, ताकि जो उनका एक्सपीरियंस है उसको वो बांट सकें, दे सकें। दूसरा, अभी जैसे बिहार की आप बात कर रहे हैं, तो बिहार में ही बहुत सारा है कि छत पे रूफटॉप गार्डनिंग है, या आपके किचन गार्डन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की तरफ से है। लेकिन मैम, सबसे हम बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपके पास फिर से वापस आएंगे। मुझे लगता है कि इस पे हमारे जो साथ में और भी गेस्ट हैं उनके पास। अच्छा, डॉक्टर कपिल देव झा जी, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? तो मुझे लगता है इस विषय पे आपको टिप्पणी करनी चाहिए कि मान लीजिए महिलाओं का जो विषय है, या फिर ये ट्रेडिशनल नॉलेज की जो बात हो रही है, इस पे मुझे लगता है कि आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होगी। कपिल देव झा जी। कपिल देव झा जी लगातार आई थिंक सुन। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, प्रश्न है। हाँ, कर लीजिए। और मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब से है, डॉक्टर प्रधर साहब से है। मेरा प्रश्न ये है कि दिल्ली में जहाँ पे लोगों को 1-2 गज जमीन का भी अभाव रहता है अपने लिए कोई भी चीज उपजाने के लिए, यहाँ तक कि बहुत फ्लैटों अपार्टमेंट्स में तो धूप का भी अभाव रहता है, तो जबकि यहाँ के आदमी एफर्ड कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक खाएं, लेकिन फिर भी दिल्ली ऐसे महानगर के आसपास के एरिया में या फिर यहाँ पे कोई रिलायबल सोर्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का नहीं उभर के आ पा रहा है। इसका क्या कारण है? देखो, दिल्ली का अगर देखा जाए, आप पूरी जियोग्राफी देखिए, दिल्ली में जो ग्राउंड वाटर है उसका पीएच और उसका ईसी अगर देखा जाए फसलों के लिए सुटेबल है ही नहीं। थोड़ा सा वेस्टर्न दिल्ली और नॉर्दर्न दिल्ली का जो इलाका है उसमें पूरा का पूरा आपने देखा, अगर आपको थोड़ा आइडिया है इधर का, तो आप देखिए पूरा सीवेज से, जितना भी सीवेज वाटर है, नाला है, उसका सारा का सारा पानी से इरिगेशन करते हैं। कोई खाद वगैरह डालने की जगह वो सीवेज जो एमसीडी वाले देते हैं, जो भी आपका आता है सीवेज प्लांट से निकला हुआ, उसको अनट्रीटेड यूज करते हैं। वो बहुत ही अनहेल्दी है। और
एक्चुअली दिल्ली में अब कल्टीवेबल एरिया है ही नहीं सही तरीके से अगर देखा जाए तो, और इसलिए ये नहीं हो रहा है। और दिल्ली में जहाँ तक ये टेरेस गार्डनिंग की बात है, हाइड्रोपोनिक्स है, आप टेरेस गार्डनिंग देखिए, आप हमसे ही जुड़े हुए, कम से कम ऑर्गेनिक में मैं काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ, तो हमसे जुड़े हुए करीब 200-300 ऐसी फैमिलीज हैं जो एक पर्टिकुलर कॉलोनी में ही हैं और वो ऑलरेडी टेरेस गार्डनिंग करती हैं। उन्हें जितनी भी जगह मिल रही है वहाँ पे वो करने की कोशिश करते हैं। लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों का रुझान बढ़ रहा है। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स ऑर्गेनिक भी नहीं है और हमारे देश में जगह की कमी भी नहीं है। जब जगह की कमी नहीं है तो हम, जापान के लिए ठीक है कि उनको जो है हाइड्रोपोनिक्स की जरूरत है, उनके पास स्पेस कम है, लेकिन हमारे कंट्री में जो स्पेस 60% लैंड बेकार पड़ी हुई है अभी भी, जो इस पे अच्छे से नहीं हो पाए, क्या वो वाले रिसोर्सेज उधर डाइवर्ट नहीं हो सकते? जितना बहुत ज्यादा पैसा उसमें लगे हाइड्रोपोनिक्स में, कंपैरेटिवली हम हाइड्रोपोनिक्स से जितना करेंगे उससे कई गुना ज्यादा एरिया को हम डेवलप कर सकते हैं उसको लगा के। तो मैं ऐसी टेक्नोलॉजीज जो फैंसी हैं, जो नीड बेस्ड, बहुत ही हाई वैल्यू क्रॉप से हाई वैल्यू उसके लिए यूज करनी चाहिए, ना कि जनरल लेवल पे हम रिकमेंड नहीं कर सकते। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनको कहाँ पे फिट करना है ये हम पॉलिसी मेकर्स को सोचना है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। अब हम लोग एक आध सवाल ओपन से ले लेते हैं। किन्हीं के पास कोई सवाल हो? आरदेव जी, आपने एक सवाल लिखा था, अगर आप, आई थिंक आपका जो सवाल है वो अगर कपिल देव झा जी देते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन हमारे साथ गहरवार जी भी हैं। गहरवार जी, आपको आवाज आ रही है तो आप भी अपना माइक ऑन रखिए। और जी, मेरा ये सवाल था कि ये जो मंडीज जो खुलती हैं और वहाँ पे जो ये इसकी प्रॉब्लम थी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाले एक्ट को रिपील कर दिया बिहार में, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बिहार के एग्रीकल्चरल गवर्नेंस पे? ये था मेरा सवाल। मुझे लगता है कि ये सवाल डॉक्टर धर और डॉक्टर मधुप्रिया दोनों के लिए वैज्ञानिक पक्ष से, लेकिन अगर एक्चुअली मैं इस बात पे थोड़ा सा ही बोल पाऊंगा, क्योंकि जो मंडी का सिस्टम है, जहां तक मुझे आइडिया है, अभी भी जो रेट डिसाइड होते हैं मंडी में, तो आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो जो रेट डिसाइड होते हैं वो बहुत ही क्रूड तरीका होता है कि कोई जो वहाँ के आड़ती और जो लोग होते हैं वो अपने बड़े अंदर वो करके एक कपड़े के अंदर अंगुली पकड़ के बता देते हैं कि भाई इतना रेट आज से निकलेगा, आज इसका रेट इतना पड़ रहा है। कोई हमारे यहाँ साइंटिफिक सिस्टम नहीं है और दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने देखा फार्मर्स आज ज्यादा आ रहे हैं, सप्लाई किसी प्रोड्यूस की ज्यादा हो गई, उसी दिन आराम से उनके रेट डाउन कर देंगे। हालांकि डिमांड सप्लाई इफेक्ट करती है, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट का इंटरवेंशंस बीच में ऐसा होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए कि भाई ये चीज, इसकी लागत इतनी है और इस लागत में 20% 10% किसान को भी चाहिए उसकी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, तो कम से कम उस रेट को हमारी कोई भी सरकार, कहीं की भी सरकार उसको प्रोटेक्ट करे। अगर उससे कम रेट जाता है तो इस सिस्टम को चेंज करे। हालांकि आजकल वो FPO सिस्टम है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चल रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में काफ़ी कामयाब हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि खुद किसान जागरूक हों, अपना प्रोड्यूस डायरेक्ट कंज्यूमर तक ले जाएं, बीच के मिडिल मैन को ख़त्म करें। जो प्रोसेसिंग है, जो वर्टिकल जो बीच की चीज़ होती है ना, जो हर चीज़ की प्रोसेसिंग, तो क्रूड ना ले जाएं, उससे प्रोसेस करें, अपना ग्रुप बनाएं, प्रोसेस करके और किसान वो चीज़ कंज्यूमर तक ले जाएं। मिडिल मैन को खत्म कर दो, ये मंडी अंडी का चक्कर ही खत्म हो जाएगा पूरा। आप सीधा किसान का ग्रुप और उधर कंज्यूमर का ग्रुप सीधा कांटेक्ट करिए, ये सोल्यूशन है हमारे हिसाब से। अच्छा अंसारी जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? कोई सवाल आपके पास? क्योंकि मिला के हमारे पास अब डॉक्टर धर और डॉक्टर मधुप्रिया हैं और कपिल देव जी का इंटरनेट काम नहीं कर रहा है सही से, तो आप अपनी बात रखिए। और भी किन्हीं के पास कोई सवाल हो तो आप स्वतंत्र। मैं अभी मैं चाहूंगा कि, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मौका मिला, मैं चाहूंगा कि और भी कोई पैनलिस्ट और भी कोई लोग जो हैं
वो अपने सवाल को रखिए। लास्ट में अगर मेरे को मौका मिला तो मैं फिर एक क्वेश्चन लास्ट में रखना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को मौका मिला बोलने का, दूसरों को मौका मैं देना चाहूँगा। ठीक है, बाकी लोग अपने सवाल कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। सवाल की जगह मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा कि जैसे मैडम ने भी बात की है कि विमेंस एम्पावरमेंट, आप देखिए जिन स्टेट्स में विमेन बराबर काम करती हैं, आप वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड हरियाणा में देख लीजिए, वो लगातार डिसीजन मेकर हैं खेती के सभी कामों में। क्यों नहीं हो सकता? और जिन स्टेट्स में लेडीज बराबर काम करती हैं वो स्टेट्स अपने आप देखिए कितने ज़्यादा वहाँ पे वो है, मतलब कोई गरीबी नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छी खासी उनकी इनकम है। तो ये तो होता है कि हम अपनी फैमिली में कैसे सुधार लाएं, फिर मोहल्ले में कैसे आए सुधार, गांव में आए, तो आप खुद हर एक आदमी मोटिवेट कर सकता है अपने लेवल पे। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। दूसरे HRD का प्रोग्राम मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं स्कूल के बच्चे, हम इसलिए पढ़ाते हैं कि नौकरी लग जाए, हम इसलिए ये माइंड सेट लेके नहीं चलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ के आए तो वो कई नौकर रख ले। गांव में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद नौकरी देने की पोजीशन में हो। एग्रीकल्चर की पढ़ाई आजकल ये सिखा रही है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे निकले यहाँ से पढ़ के, वो गांव में खुद अपने जैसे कई बच्चों को नौकरी दे सकते हैं। तो ये वाला माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर धर, बाकी लोग का सवाल भी आएगा, लेकिन मेरे दिमाग में तिलक एक जी, चीज आ रहा है। हाँ डॉक्टर दास। हाँ, मैं एक चीज मेरे जहन में थी, मैं इफ यू परमिट मी मैं पूछना चाहूंगा। जो ऑर्गेनिक खेती की बात उठी है, वेरी इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, उसकी जो कहानी है वो खादी की कहानी की तरह हो गई है, कमर्शियली अनवेबल। तो इस पे जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर हमें थोड़ा सा अगर कुछ रोशनी दे पाए, हाउ टू मेक इट कमर्शियली वायबल, बिकॉज द कॉस्ट्स आर वेरी हाई व्हेन इट कम्स टू द एंड कंज्यूमर। इस पे अगर थोड़ा सा रोशनी दे पाए तो इट विल बी नाइस। मुझे ये लगता है कि एक ये नोशन है कि कॉस्ट इज वेरी हाई। आई एम नॉट एग्री विद दिस। कॉस्ट तो उसकी आप जैसे और फसल उगा रहे हैं स्लाइटली हाई हो सकती है, क्योंकि मैनुअल लेबर ज़्यादा। जहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी वीकनेस ऑर्गेनिक फार्मिंग में है कि हम बीमारी और इंसेक्ट्स के लिए, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट के लिए हमारे पास कोई ऐसे सुटेबल ऑर्गेनिक केमिकल नहीं है। नीम का ऑयल ये सब तो हम यूज़ करते हैं, बट उससे 100% क्योर नहीं हो। जैसे आयुर्वेदिक दवाओं का हम लोगों का नहीं है, वैसे ही सेम चीज़ ऑर्गेनिक का है। तो वहाँ पे क्रॉप रिस्क में रहती है, वो तो नुकसान हो सकता है कि जैसे कोई इंसेक्ट ने अटैक कर दिया तो हम तुरंत ऑर्गेनिक कोई प्रोड्यूस ऐसा नहीं जो एकदम 100% जिसमें लीथल डोज हो और उसको खत्म कर दे, वो नहीं होगा, वो इनऑर्गेनिक में ही होता है। तो इसको कॉस्ट मान लीजिए या रिस्क से कोरिलेट कर लीजिए। तो अगर रिस्क नहीं है, अगर आप पूरा उसका साइकिल लेके चलेंगे तो आपको बीमारी भी नहीं लगेगी और उसमें इंसेक्ट भी नहीं लगेंगे और ये वाला रिस्क कम हो जाएगा। न्यूट्रिएंट आपको उसी से मिलेंगे रिसाइकिल करने में। और 1-3-4 साल बाद अगर ईमानदारी से कोई करता है, अब हम उसमें भी देख रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मर आते हैं, 90% ऐसे हैं कि साहब मुझे सर्टिफिकेट दिलवा दो, बाकी तो मैं देख लूंगा। बाकी तो अब सर्टिफिकेट मिल जाए, एक्रेडिटेशन में भी खूब चल रही धांधली, हमने देखा कई जगह। एक्रेडिटेशन ले लिया और रात में यूरिया डाला है वहां पे, दिन में ऑर्गेनिक करके बेच दिया। तो इस तरीके के जो हमारा माइंड सेट, जो अंदर की शुचिता है, वो जब तक नहीं आएगी तब तक प्रोड्यूस में शुचिता कहाँ से आएगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कॉस्ट वगैरह कुछ ज्यादा नहीं है, आपको प्रीमियम प्राइस जरूर मिल सकती है। आप अगर सही ईमानदारी से ऑर्गेनिक करते हैं तो प्रीमियम प्राइस, कई IITN और IIM वाले हमारे पास एग्जाम्पल हैं, करीब 10-12 ऐसे एग्जाम्पल हैं। दे कंप्लीटली कैम इन दिस बिजनेस और वो एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं और दे आर अर्निंग करोड्स। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। कहीं ना कहीं ये पूरे हमारे एजुकेशन रिसर्च सिस्टम पे भी सवाल उठता है और कई बार ये पहले भी बातें कही गई कि मान लीजिए जो लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हैं, क्यों ना हम ऐसा कोई रास्ता निकाल सके कि उन्हें उस चीज के लिए ट्रेनिंग की जाए कि रादर देन फॉर्मल स्कूलिंग हो, सारी चीजें वर्षों की पढ़ाई करें फिर सारी चीजें करें। क्या आपको लगता है कि इस बात की आप चूंकि तिलक जी ऐसा है, ये जो आप कह रहे हैं ये सभी सिस्टम ऑलरेडी हमारी सरकार ने, सारी सरकारें ये काम कर रही हैं और ऑलरेडी ये इन प्लेस है। उसको कितने इफेक्टिवली हम लोग यूज कर पा रहे हैं, ये वहां पे कमी है। पूरा सिस्टम है, आप जो कह रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे KVK खुलवा दिया गया है, उसमें
हर तरीके के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, पूरा एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितना करोड़ का उसमें खर्चा होता है, आप पता करिए हर बिहार में कितना खर्च हो रहा है एग्रीकल्चर पे। तो वो अगर उसका रियलाइजेशन। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये था कि मान लीजिए आपने पीएचडी तक की पढ़ाई की एग्रीकल्चर से, यूनिवर्सिटी में सारी पढ़ाई की, डॉक्टर मधुप्रिया उन्होंने भी काफी पढ़ाई की, तब जाकर के आज आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। खेती करने वाला किसान जो ऑलरेडी जो खेती कर रहा है, उसको हम कुछ ट्रेनिंग देकर के उनमें से आगे बढ़ा सकते हैं, उनको रिसर्च या फिर मान लीजिए ऐसा कुछ अगर साइंटिस्ट और फार्मर्स का आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि डायरेक्ट उसको कैसे ट्रेनिंग, तो आजकल एक एमजी प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मेरा गांव मेरा गौरव। हम सब लोग, हमारी 4 लोगों की टीम है जो कि 5 गांव देख रही है। हर यूनिवर्सिटी वाले साइंटिस्ट को, हर आईसीआर के साइंटिस्ट का ये ड्यूटी है कि महीने में एक बार किसानों के पास जाता है और बाकायदा इस पे जबरदस्त काम भी हो रहा है। ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल हो रहा है कि कौन से सीड चाहिए, क्या चाहिए, और टाइम टू टाइम वो फार्मर्स पूरा गांव, अरे हमसे कम से कम 500 किसान जुड़े हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है? क्योंकि मान लीजिए आप संस्थान से जुड़े, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर मधुप्रिया हैं जो मान लीजिए कि शिक्षित है, सब कुछ है, क्वालिफाइड है, लेकिन वो दरभंगा में बैठी है, उनका बगल वाला यूनिवर्सिटी नहीं पूछा। अब इन्होंने तो यहाँ आईआरआई में आके देखा है ना, आईआरआई में ये तो रही हैं, तो इनको तो पता होगा कि हर जगह। हाँ सर, मुझे पता है सर, मैंने खुद रिसोर्सेस हमारे पास कम है, रिसोर्सेस कम है, मांगने वाले ज्यादा हैं, देने वाले कम हैं, जगह कम है भाई। अगर तो इसमें तो फिर कंपटीशन है, और गला काट कंपटीशन है आज की डेट में। आप देखिए हमारी डॉक्टर्स की कितनी सीट है इंडिया में, 15 लाख बैठते हैं, कितनी सीट्स हैं। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, यही पॉलिसी है। आप जो आई कैन गवर्न, तो ये गवर्न करिए, आप पॉलिसी लाइए इस तरीके की। अच्छा, हमारे पास समय अब लगभग समाप्त है। आई थिंक डॉक्टर मधुप्रिया, हम आपकी टिप्पणी इन सब अनेकों विषयों पर चाहेंगे, और उसके बाद अंतिम कोई प्रश्न होगा तो लेकर करके हम लोग समाप्त। डॉक्टर मधुप्रिया। सर, ये जो आपका क्वेश्चन था, ये मेरा, सर ने जो बताया मेरा गांव मेरा गौरव, ये ऑलरेडी मैं जब थी वहाँ आईआरआई में, तो मैं खुद अपने गाइड के साथ मैंने 2-3 बार मैंने विजिट किया है। और दिल्ली के आसपास के जो गांव हैं, वहाँ के जो फार्मर्स हैं, वहाँ पे हम लोगों ने विजिट किया। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है। डायरेक्टली वो आईआरआई में आते, मैंने बहुत सारे किसान आईआरआई में आके डायरेक्ट वो सैंपल लेके आते थे कि ये हमारे फसल में ये प्रॉब्लम हो गई है पैथोलॉजी में, कि ये मतलब डिजीज आ गई है। तो वहाँ पे क्या होगी, डायरेक्टली आप साइंटिस्ट के साथ मिल रहे हैं, मतलब उनसे बात हो रही है। और हम लोग बहुत बार गए, जैसे वहाँ पे ग्वार फली, सर बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। तो हम जब विजिट करने गए फील्ड में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन था वहाँ पे, उन्होंने बोला कि मेरी जो फसल है वो अभी से मतलब उसका रेट मुझे मतलब लग गया है अराउंड 1 लाख के उन्होंने आसपास मुझे बताया था, जो उनका फील्ड का जो भी उनका था, कि वो अभी से मुझे कंपनी ने जो है वो मुझे इतना एडवांस में दे दिया है। और अब कुछ डिजीजेस थी, एक आध बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, उन्होंने चेक भी किया, ऑलमोस्ट सजेशन भी दिया मेरे गाइड ने कि मतलब क्या उसमें कर सकते हैं आप रेमेडीज के लिए। तो वहां भी फैसिलिटी है, लेकिन जो इंटीरियर एरिया है वहां पे अभी तक योजना गवर्नमेंट की है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, बीच में थोड़ा सा लैकिंग है, उसको दूर करने की जरूरत है। और वही अल्टीमेटली बात वही होगी कि अवेयरनेस की, वहां के किसानों को ये जानकारी है, उनके लिए अप्रोचेबल है, ऐसे वो आईआरआई आके अपनी सकते हैं, बोल सकते हैं, साइंटिस्ट से मिल सकते हैं। लेकिन जो इंटीरियर एरियाज हैं, गांव के जो रूरल एरियाज हैं, वहां पे क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो एक तो लैकिंग है, क्योंकि केवीके सेंटर्स हैं हर आप ये जगह कह रहे हैं कि जो ओवरऑल जो व्यवस्था की जो कमियां हैं, यातायात की, बाकी चीजों की, गवर्नेंस, और समाज के अपने जो कमियां हैं, महिलाओं को प्राथमिकता कम देने की या फिर अन्य अन्य चीजों की, ये सारी चीजों मैंने अगर ये हम चीज को देखा कि यहाँ पे महिलाओं में वो अवेयरनेस है ही नहीं। इवन जो पोस्ट पे हैं वो खुद अवेयर नहीं है, जो पोस्ट पे नहीं है उनकी बात छोड़ दीजिए, जो लोग पोस्ट पे हैं उनको भी अवेयर नहीं है पॉलिसीज की, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, कैसे कैसे आप उनको जो स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट आप बता सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए मैडम, जो पॉलिसी की बात है, पॉलिसी तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने इतने 50 पॉलिसी का चार्टर है उनका, तो मुझे भी पता नहीं रहता है। मैं मतलब ये ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हर एक आदमी को सब कुछ पता नहीं होता, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा फोकस्ड होके ही काम चलेगा। सब चीजों में हाथ डालेंगे तो नहीं आप सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, तो मिला जुला हाँ। करके आई थिंक सवाल का अंत नहीं होना है। ये विषय ऐसा है जिसमें बड़े लंबे काम की लंबे समय तक जरूरत पड़ेगी। हमें लगता है कि हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि आप लोग हमारे साथ, हम लोग के इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े रहिए। और इसके अलावा जो भी आप, अगर आपका अपना कुछ इनिशिएटिव है तो हम लोग भी आपके साथ मिल करके जो भी सपोर्ट या फिर जो भी एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। हम लोग की कोशिश यही रहती है कि जो भी पॉजिटिव इनिशिएटिव जहाँ कहीं भी हो रहा है समाज में, ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया जाए, उन्हें प्लेटफॉर्म मिला जाए, प्लेटफॉर्म दिया जाए। यही हम लोग का प्रयास है आई कैन गवर्न के थ्रू। अंसारी जी, अगर आपका कोई अंतिम कमेंट हो तो कीजिए और उसके बाद हम लोग इस बैठक को समाप्त करें। मेरा एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है। एक्चुअली केवीके की बात हुई है और सेंट्रल और स्टेट इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग सेंटर्स जो है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं 2 ट्रेनिंग में मैं गया हुआ है, एक केवीके अपना बी कीपिंग में, और एक इंस्टीट्यूशन में ये सिक्किम में मैंने विजिट किया था ऑर्किड के रिगार्डिंग, जो ऑर्किड फ्लावर के रिगार्डिंग में। तो मैं दोनों जगह पे मैंने देखा कि बहुत बड़ा लैप्स है और इनएफिशिएंसी है ग्राउंड पे। रिसर्च जो वर्क है, जो एक्सपेक्टेशंस है, जो फार्मर्स के नए वैरायटीज आए, या फिर केवीके बी कीपिंग में मैं गया, वहाँ पे जो ट्रेनिंग का सिस्टम है वहाँ पे बहुत, मतलब आदमी को सीखने को जितना उत्साह के उतना नहीं पाता है। तो इस बारे में मैं डॉक्टर धर साहब से पूछना चाहूंगा कि सब कुछ सिस्टम होते हुए वहाँ पे ताला लगे हुए हैं, तो इसमें आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे और इसको कैसे गवर्न किया जाए, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए? देखो, ये वैसे तो मेरे परव्यू से बाहर की चीज़ है, फिर भी मैं उसमें थोड़ा सा दखल देने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए तो देखो, एथिक्स एंड वैल्यूज़ जब तक नहीं है लोगों में, आप जिस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, जिस चीज़ की सैलरी ले रहे हैं, अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ये एक तो इनकम्पिटेंसी इसलिए है कि जो बायसनेस होती है सिलेक्शंस में और कहीं पे, वो इनकम्पिटेंसी आती है उसमें। दूसरे, उसके बाद आपकी जो पर्सनल एथिक्स या वैल्यूज़ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कंपोस्टिंग का मैंने खुद सीखा है। मैं उसका सब्जेक्ट नहीं था मेरा, मैंने सीखा है और मैं एक्सपर्ट हूँ। आज मैंने करीब 10,000 लोगों को हमने ट्रेनिंग दे रखी है, और यहाँ आके आप आइए, किसी को भी मैं कंपोस्टिंग सिखा सकता हूँ, और किस किस तरीके से होती है सारी की सारी। मैं प्रैक्टिकली जो क्या कहते हैं, पूरे कैंपस का 30,000 टन मटेरियल को 5,000 टन कंपोस्ट, जो कि 2.5 करोड़ का होता है, अदर देन माई जॉब मैं करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी नौकरी को मुझे जस्टिफाई करना है। तो अगर ऐसे सोचो आप, तो हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक्सपर्टाइज हो सकता है और वो कर सकता है। कॉम्पिटेंसी ऐसे नहीं आती है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो प्रयास हर एक को जरूरी है और इंडिविजुअल लोगों को सोचने की जरूरत है। माइंड सेट हमने पहले ही बोला था, माइंड सेट जब तक सही नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहीं भी जाएंगे, आप गए थे बॉक्स देखने, कम से कम आपको कुछ ना कुछ तो वहां से सीखा होगा कि बिल्कुल खाली हाथ चले आए। ये बताइए, कॉम्पिटेंसी अगर नहीं है तो। नहीं हमारा ये बिल्कुल क्वेश्चन है आपसे। जी, आपकी मैं बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर आधे अधूरा अगर नॉलेज है तो आप इधर के भी नहीं रहते, उधर के भी नहीं रहते। तो मेरा मान जी सीखने के लिए आधा अधूरा नहीं होता। शुरुआत अगर हो जाए, उसके बाद आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है। और बहुत धन्यवाद तिलक जी। अंत में मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से धर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इनके यहाँ विजिट करता रहता हूँ। मैं कितनी बार इनके यहाँ विजिट कर चुका हूँ और मैंने देखा है जहाँ पे पूसा जो इंस्टीट्यूट है, जो दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, हमको लगता है कि इन दिल्ली वो सबसे बड़ा कैंपस होगा पूरे दिल्ली में। अगर एक कैंपस की बात की जाए तो सबसे बड़ा कैंपस होगा वो पूसा, किसी भी मायने में। और वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, उन्होंने सर ने बताया ही 30,000 मीट्रिक टन। तो वो इतने ज्यादा पत्ते निकलते हैं और वो सारे पत्तों का धर साहब ने अलग अलग वैरायटी का खाद बना के रखा हुआ। ये नीम के पत्ते का खाद है, ये फूल के पत्ते का खाद है, ये फलाना, मैं तो नाम भी रिकॉल नहीं कर सकता। मैं जाता हूँ वहां पे और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाने का, और इनके प्रीव्यू से बाहर वो है वो सब मैटर। और फिर भी जो है वो पूरे संस्थान के जो जैविक अवशेष होते हैं उनको जो है सो जैविक तरीके से
से उसको सस्टेनेबल बना करके उसको मतलब डिस्पोज करने की जिम्मेदारी सबके पास होती है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि वहां से लोग 5 रुपए किलो ले जाते हैं और अमेजन पे पैकेजिंग करके डालते हैं, 50 रुपए किलो बेचते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से हैं, ट्रक के ट्रक खरीद के ले जाते हैं, अब वही पैकिंग करके बेचते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर किसी को ट्रेनिंग लेना हो तो वो क्या ऑफिशियली ही जा सकते हैं या पर्सनली दे कैन कांटेक्ट? एक्चुअली पहले मैं फ्री में ट्रेनिंग देता था, 8 साल तक मैंने फ्री में ट्रेनिंग दी, लेकिन कुछ लोगों ने जो सीख के गए वो बताया कि हमने ये चीज निकाली है, हमने ये किया है, तब से मैंने उसको पेड ट्रेनिंग कर दी है और सर्टिफिकेट देता हूँ। वो बहुत मार्जिनल कॉस्ट है, बहुत मतलब सर्टिफिकेट भुगतान में बड़ी दरकार है सर। सभी सर्टिफिकेट के पीछे। मधुप्रिया जी, मैं आपको डॉक्टर साहब अगर परमिशन दे तो मैं आपको मधुप्रिया जी को मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा, उन्हें अगर आपसे कुछ कम से कम आप एक्सपर्ट्स को नंबर शेयर तो कर ही दीजिए। ठीक ठीक, मधुप्रिया जी को और कपिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, मैं भी चाहूंगा कि डॉक्टर ये हमारे धर साहब बातचीत से आपको पता चल गया होगा, हमें दर्शन दें तो हमें अच्छा लगेगा। आप सब बातचीत से पता चल गया होगा, अंसारी जी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर हैं हमारे एग्रीकल्चर में। क्योंकि IRI में जब मैं 5-6 साल थी और मैंने कंपोस्ट मैंने वहां से बहुत परचेज किया हुआ है, बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली मैं कभी मिल नहीं पाई है, मुझे इतना आइडिया नहीं था। लेकिन हमारे जो कि ग्लास हाउस में जितना भी हम लोग को जरूरत पड़ती है, आप लोगों को पता नहीं रहता ना, आप लोगों को, हमारे आधे साइंटिस्ट को पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, डिवीजन से ही मिलता था, क्योंकि ग्लास हाउस में हम लोग को जरूरत पड़ती थी तो डिवीजन से ही आता था। हमारे यहाँ 1 करोड़ की खाद आती थी, 1 साल में खरीद के लगभग 1 करोड़ की पूरी पूसा इंस्टीट्यूट में आती थी बाहर से खरीद के। आज हम उससे 3 गुना उनको दे रहे हैं मटेरियल, और सब यहीं पे प्रोड्यूस करके बाहर की आनी बंद कर दी है। अब इससे ज्यादा और क्या। और बाहर हमारे बाहर के भी करीब कम से कम 10-20 लाख की ऐसे ही बेच लेते हैं, और 5 लेबर 2 टेक्निकल ऑफिसर सिर्फ, बाकी सब टोटल मैकेनाइज्ड। नहीं, जितने ग्लास हाउस में आता है कंपोस्ट, वो हमारे जो टेक्निकल स्टाफ से वो लेके आते थे लोग, तो वो मुझे आइडिया था कि एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से आता है। मैं यही चाहता हूँ, मैं जिनसे भी मिलता हूँ मैं इनसे ये कहता हूँ कि जहाँ पे भी हो, जो भी कर रहे हो, उस चीज में जब तक आप एक्सपर्टाइज डेवलप करेंगे नहीं, तब तक आप अपना जॉब जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं आप इतना। हाँ, अदरवाइज रिसर्च में हम तो कहते हैं कि क्या है, रिसर्च कर रहे हैं, यस भी हो सकती है, नो भी हो सकती है, हमारे पास जस्टिफिकेशन है, हम आराम से बैठ के हम भी आराम से एसी में रह सकते हैं, लेकिन हम कूड़े में जब तक 2 घंटे नहीं जाते हैं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। सही बात। अरे डॉक्टर साहब, हम लोग का सौभाग्य है कि आप लोग पैनल पे आए, और हमें लगता है कि हमारे साथ अभी जो कम से कम बाकी 2 लोग नहीं अभी हैं, लेकिन अंसारी जी हैं, और हमें लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि एक यंग आदमी एग्रीकल्चर कर रहा है, और आज हम लोग इस पैनल पे हैं जहाँ पे कि 2 लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए हर तरीके से मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और डॉक्टर धर साहब ने बड़े अच्छे से हम लोग के इस इनिशिएटिव के अर्थ को भी उजागर किया। आई कैन गवर्न, कहीं ना कहीं हम लोग को अपनी कोशिश करने की जरूरत है। तो हम लोग इस संबंध को आगे भी जारी रखेंगे। मैम, आपसे भी आग्रह करेंगे कि हम आपको कपिल देव झा जी से भी संपर्क कराने की कोशिश करेंगे, और अगर वहाँ पे दरभंगा में कुछ हो सके, बिहार में अगर कुछ हो सके, तो आप भी इस चीज को और ग्राउंड पे टेकअप कर सकें तो अच्छा है। कुणाल जी, फिर ये आपका आदेश है, मीटिंग समाप्त किया जाए। तो आज की मीटिंग समाप्त होती है। मीटिंग थोड़ी लंबी चली, लेकिन बहुत अच्छा लगा, पूरे समय का उपयोग हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमें अपॉर्चुनिटी दी आप सब लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, हमें सौभाग्य हमारा भी है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू तिलक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते।